नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक पुरानी घटना लेकर आया हूँ। पुरानी ये कि घटना बहुत विभत्स थी, उत्तर प्रदेश से थी, मेरठ से थी, जिसमें अभी अगली यानी इसी महीने की 31 जुलाई को इसमें अदालत का फैसला आना है। इसलिए इसने फिर से मुझे एक बार मजबूर किया कि इस घटना के बारे में आपसे मैं बात करूं। मेरठ का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं 2007 के दिसंबर में 10 या 12 दिसंबर को एसपी सिटी मेरठ था और उसी दिन 10 दिसंबर को शायद मैं कोसोवो के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस मिशन के लिए प्रस्थान कर गया था और मेरी कोसोवो में उपस्थिति के दरमियान ये घटना हुई थी और मैंने कोसोवो में ही इस घटना के बारे में पढ़ा था। बहुत ही नृशंस हत्याकांड था। बात कुछ यूँ थी कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 23 मई 2008 को सुबह सुबह हिंडन नदी के किनारे बालोनी थाना क्षेत्र में 3 लाशें एक साथ मिली। सड़क के किनारे हिंडन नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, और थोड़ी दूर पर एक लावारिस लाश भी पड़ी हुई थी। जिन लोगों का वो शव था उसकी पहचान बहुत जल्दी हो गई। ये शव थे सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर कुमार के। क्योंकि घर से गायब तो नहीं, लेकिन रात में ये घर नहीं पहुंचे थे। इनके घर वालों ने तलाश शुरू कर दी थी और जैसे ही सूचना मिली बागपत की, पास में ही है, कि हिंडन के पास ऐसा ऐसा शव मिला है, इन लोगों ने जाकर देखा। वो तीनों शव की पहचान एक साथ हो गई। शव की स्थिति इतनी बुरी थी कि देखने वालों की भी रूह कांप गई। तीनों युवकों को पहले गोली मारी गई, फिर छुरे से एक ही तरह से गर्दन काटी गई, फिर लाठी डंडों से पीटा गया और कोई जगह शरीर की नहीं बची थी जहां पर छुरे से उन्हें काटा न गया हो। नौजवान लड़के, स्मार्ट लड़के, और उसके बाद तीनों की दोनों आंखें, मतलब तीनों की आंखें, वो ऐसा लगता था नुकीली वस्तु से काट कर निकाल ली गई हो। अब जरा आप सोचिए कि ऐसी लाश देखकर हृदय में, शरीर में क्या हरकतें होने लगेंगी। खैर 2-3 घंटे में इसकी पहचान हो गई और ये सब मेरठ के रहने वाले थे। अदालत में दरखास्त दी गई कि साहब इसे मेरठ इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बागपत के भी जिला पुलिस ने इस पर सहमति व्यक्त की कि सर वहीं का मामला है, वहीं इनको वहीं पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इसका मुकदमा मेरठ के कोतवाली थाने में ट्रांसफ़र हुआ और बहुत जल्दी इसका ये खुलासा हो गया कि गुदड़ी बाजार एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है। वहाँ पर देह व्यापार का बहुत बड़ा अड्डा है और तमाम और लोग भी वहाँ, रिहायशी लोग भी बहुत, देह व्यापार तो एक सीमित स्थान पर है गुदड़ी बाजार में, लेकिन वहाँ पर बहुत पुराने लोग भी बसते हैं। बस्ती है या बड़ी गुदड़ी बाजार में बड़े लोग रहते हैं। तो थोड़ी देर में ये इस्टेब्लिश हो गया, थोड़े दिनों में, विवेचना के समय, कि गुदड़ी बाजार के ही मीट कारोबारी हाजी इजलाल और उनके परिवार ने यह हत्या की है। हाजी इजलाल
सबसे पहले वहाँ गिरफ्तार भी हुए थे। फिर ये मुकदमा तीनों मृतकों के घर वालों की तरफ से लिखाया गया, जिसमें हाजी इजलाल, अफजाल, महराज, इसरार, कल्लू उर्फ कलुआ, कालू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, वसीम रिजवान, बदरुद्दीन, इजहार, शीबा सिरोही, माजिद और शम्मी को नामजद किया गया। पुलिस ने जैसे जैसे विवेचना शुरू की, वैसे वैसे घटना से संबंधित फैक्ट्स की जानकारी पुलिस को होती गई। घटना इतनी विभत्स थी कि बिल्कुल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हिल गया। वारदात की धमक लखनऊ तक पहुंची। मुख्यमंत्री और डीजीपी मौके पर आए और बाकी सारी अधिकारियों की पूरी फोर्स वहाँ आई और मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक्शन लेने के लिए या इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपने स्तर से भी निर्देश जारी किए। और कुछ चूँकि इसमें कम्युनल एंगल लोग निकाल रहे थे, कम्युनल एंगल वैसे नहीं था लेकिन लोग इसमें कम्युनल एंगल निकाल रहे थे, इसलिए मेरठ और बागपत में इसमें अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मैंने बताया कि आरोपी हाजी इजलाल की तुरंत गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने आगे विवेचना की तो ये पता लगा कि हाजी इजलाल की दोस्ती शीबा सिरोही नाम की एक लड़की से थी और वो कहा यह जाता है कि वो उससे एक तरफा मोहब्बत करता था, एक तरफा प्यार करता था। इस पर सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर ने आपत्ति की कि दोनों लोग दो अलग अलग संप्रदाय से हैं और लड़की वो जाट थी और ये उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में और शहर में बदनामी हो रही है। फिर बाद में ये कहा कि शीबा सिरोही की संबंध सुनील ढाका से हो गए। सुनील ढाका भी उसे चूंकि चाहता था, फिर जब उसको पता लगा कि हाजी इजलाल भी इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, तब उसने आपत्ति की। आपत्ति करने पर ये बात शीबा सिरोही ने हाजी इजलाल को बता दी कि ये तीन लड़के हैं और जो इस बात पर आपत्ति करते हैं कि तुम्हारा हमारा या तुम्हारा हमसे प्रेम संबंध हो रहा है और उन लोगों का ये कहना है कि शहर में इससे बदनामी हो रही है। इजलाल ने ये बताया कि वो मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की छात्रा शीबा सिरोही से एक तरफा प्यार करता था। ये बयान की बात कर रहा हूँ जो पुलिस में उसने बयान दर्ज कराया था। और वहीं पर लड़की का दोस्त सुनील ढाका भी उससे प्यार करने लगा था। ये ऑफिशियल बयान है उनका। और इस बात के लिए उसने शीबा सिरोही को मना किया कि तुम उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, मुझे जो बातें पता लग रही हैं कि तुम उनके साथ घूमती हो, शॉपिंग करती हो, दुनिया भर की बातें, इसको सबको सारी बातें बंद कर दो, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। धीरे धीरे उसके लोग, चूंकि बड़ा आदमी था, मीट का बहुत बड़ा व्यवसायी था इजलाल, हाजी इजलाल, उसने अपने लोगों को लगाकर पता करना शुरू किया तो उसे ये पता लगा कि वो वास्तव में शीबा सिरोही वो सुनील ढाका को चाहने लगी थी या इंटीमेट हो गई थी उससे, हाजी इजलाल की अपेक्षाकृत उससे ज़्यादा नज़दीक हो गई थी। ये बात इजलाल को खटक गई और उसको ये लगा कि अब हमें सुनील ढाका को मारना होगा, अगर नहीं मारा तो ये लड़की मेरे हाथ से फिसल जाएगी, सुनील ढाका के कब्जे में चली जाएगी। सुनील ढाका को ठिकाने लगाने के लिए उसने शीबा को, एक दिन शीबा को बुलाया होगा, पैसे वाला दबंग, बहुत पैसे वाला दबंग, बड़ा परिवार, शीबा को आने के लिए कहा होगा तो शीबा मना नहीं कर पाई, आ गई। आने के बाद उसने कहा कि फ़ोन करके सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल को बुलवा लो, आज बात हम तय करेंगे
कि तुम्हें किसके साथ रहना है और ये बात तुम्ही को बतानी पड़ेगी। उसके इतना कहने पर उसने फ़ोन करके सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल को घर पर बुलवा लिया। हाजी इजलाल के आते रहते थे लोग, कोई नई बात नहीं थी। और जैसा मैंने बताया कि बड़े आदमी के पैसे की ताकत बहुत होती है। पार्टी रखी गई। शीबा से पहले बातचीत कराई गई। शीबा को कहा तुम चली जाओ, और शीबा ने भी कुछ गोलमोल सा ही जवाब दिया, चाहे डर के दिया हो चाहे जैसे दिया हो, और उसको भेज दिया। फिर पार्टी हुई। इन तीनों को जमकर शराब पिलाई गई। और उसके बाद इजलाल ने अपने, उस समय जब ये पार्टी हो रही थी, शीबा मौजूद थी, जो उसके साथ के लोग थे हाजी इजलाल के, वो बगल के मकान में थे, वो उस मकान में नहीं थे। सारे अपने दोस्तों यारों को, अपने भाइयों को बुलाया, और बुलाने के बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। तीनों को बुरी तरह से पीटा। इजलाल इतना आक्रोशित था कि पहले उसने खुद पीटा, उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो तीनों लड़कों की आंखें तलवार से फोड़ डाली। फिर उनको एक एक करके गोली मार दी। उसके बाद धारदार हथियार से तीनों के गले काट दिए। रात भर इजलाल के टार्चर और मौत का खूनी खेल चलता रहा। वो पूरी रात उनके एक एक अंग को काटता रहा और सुबह हो गई। आरोपी ने तीनों लाशों को घर पर ही सड़क की तरफ बने एक छोटे से जीने में डाल दिया। सुबह हो गई थी तो एक जीना था घरी पर, एक बगल में कमरे में जाने के लिए एक जीना था, डाल के बंद कर दिया। आसपास, अच्छा, जब बंद कर दिया उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जीने से खून निकलकर सड़क पर आएगा। आसपास के लोगों ने सवेरे जब ज्यादा खून उस जीने से निकलता हुआ देखा तो शोर मचाया। इसके बाद उस हिस्से को खोला गया दिन में 7, साढ़े 7 बजे, और वो भयानक मंजर देखकर जो लोग वहाँ ये शिकायत करने या जानकारी करने आए थे कि खून कहाँ से निकल रहा है, सब भाग खड़े हुए। और इजलाल भी जब उसने देखा कि खून बाहर सड़क तक निकल रहा है, पब्लिक इकट्ठा हो गई है, चिल्ला रही है कि देखिए खून कहाँ से आ रहा है, इजलाल का भी नशा उतर गया। उसने आनन फानन में अपनी गाड़ियाँ मंगवाईं और तीनों शवों को एक गाड़ी की डिग्गी में डालकर, ये ध्यान रखिए जिन लोगों को गुदड़ी बाज़ार का अंदाज़ा है, तो गुदड़ी बाज़ार में बहुत पतली पतली गलियां हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मुख्य मार्ग टाइप का है वो, तो वो वहाँ पर हमेशा गाड़ियाँ आपको चलती हुई छोटी बड़ी मिलती हैं। तो जब बीच में आप गाड़ी खड़ी करके डिग्गी खोल के ऐसे बुरी तरह से काटे हुए शवों को भरेंगे तो पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई, ट्रैफिक जाम हो गया, हर कोई उतर के ये तमाशा देख रहा था। अब इनकी हिम्मत की दाद देखिए, दीजिए कि 3 लड़कों की लाश को डिग्गी में बाजाब्ता सड़क को जाम करके इन लोगों ने रखा और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी रोकने की, टोकने की या पूछने की। वो गाड़ी को डिग्गी में डाल के गंग नहर की ओर चल दिए, लेकिन कोई सही जगह नजर नहीं आई। तो उन तीनों की लाश को उस डिग्गी में लिए हुए वो बागपत में हिंडन के किनारे पहुंचे। इसी दरमियान उनकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। आनन फानन में डिग्गी में ही वो शव छोड़कर फरार हो गए। पासरबाई ने, आने जाने वालों ने उनको निकालकर सड़क के किनारे रखा, पुलिस को खबर की और पुलिस आई। बाकी मैंने आपको बताया है।
मैंने आपको बताया कि गाड़ियों का काफिला सड़क पर था। इसमें एक गाड़ी में नीली बत्ती लगी हुई थी, एक गाड़ी में शव ठूंसे जा रहे थे। हाजी इजलाल की गाड़ियों का काफिला बता रहा हूँ, सारी गाड़ियाँ उसने बुलाईं, लेकिन एक ही गाड़ी के डिग्गी में शव, कटे हुए शव, कटे फटे शव भरे जा रहे थे। गाड़ियों की इस काफिले में एक गाड़ी पर नीली बत्ती भी लगी हुई थी, लेकिन किसी ने भी कोई टोका टाकी नहीं की। बागपत पुलिस ने शवों की हालत देखकर सुओ मोटो 302 का मुकदमा कायम करा दिया और इजलाल को गिरफ्तार कर लिया। हाजी इजलाल की पेशी के समय गुस्साए लोगों ने पुलिस हिरासत में उसकी बहुत पिटाई की थी। दिल्ली से मेरठ तक छात्रों ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया था इस घटना के कारण, और दिल्ली और मेरठ के सभी व्यापारियों ने कई दिनों तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे। फिर मैंने आपको बताया दबाव पड़ने पर इस मामले को मेरठ स्थानांतरित किया गया और फिलहाल मेरठ कोर्ट में ही सुनवाई हो रही थी। अभी 20-21 मई को इसमें फैसला आना था, लेकिन उस दिन फैसला नहीं आया। अब फैसले की तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इसमें मुकदमे के वादी जो उसके भाई थे अनिल ढाका, गवाह के रूप में दुष्यंत तोमर, राजेश कुमार, और जो विवेचक थे पंकज कुमार गौतम, डी.के. बालियान, नागेश मिश्रा, ये सब प्रस्तुत हुए। और जो बरामदगी जिसने की थी, जिसने मुकदमा लिखवाया था, सबकी गवाहियां हुई हैं। और आरोपी पक्ष की तरफ से 5 गवाह नफीस, अमित शर्मा, इस्माइल, शरीफ और आबिद पेश किए गए थे। इनमें से एक गवाह संदीप पर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका था। 2008 से 16 साल हो गए हैं, मुकदमे का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। शीबा उस दिन, जब अभी लास्ट डेट थी 20 या 21 को, उस दिन अदालत अपनी माँ के साथ आई थी, लेकिन जब कोर्ट ने ये कहा कि फैसला हम 31 जुलाई को सुनाएंगे, वो किसी से बात नहीं की और चुपचाप वहाँ से उठ के चली गई। आज की घटना देखिए, एक लड़की और 2 चाहने वाले। एक चाहने वाला ऐसा बताया गया विवेचना के दरमियान कि वो एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन बहुत पैसे वाला था और बहुत दबंग था, बड़ा परिवार था, बड़ा प्रभावशाली था, बहुत ज़्यादा राजनीतिक पकड़ वाला या पहुंच वाला भी व्यक्ति था। और उसको शायद यही लगा होगा कि पैसे से, और दूसरा जो एक लड़की का जो दूसरा, वो दिल से शायद प्यार करने वाला हो, इसीलिए लड़की का यानी शीबा का हाजी इजलाल के साथ जो नाम चल रहा था, उसे उस पर बार बार आपत्ति थी। तो हाजी इजलाल को ये लगता था कि पैसे के बल पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। पैसा ऐसा चुंबक है जो छोटे मोटे कील पेंच को तो खींच ही लेगा, लोहा तो खींच ही लेगा, ये हाड़ मांस के शरीर को भी अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा उसका मानना था। और तभी उसको एहसास हुआ कि मेरे इतना सब करने के बाद भी लड़की के संबंध उस ढाका लड़के से कैसे हो गए, सुनील ढाका से। इतना अपार दौलत और उसका तमाम हिस्सा खर्च किया गया, लेकिन फिर भी वो, उसका ये पैसे का चुंबक उस लड़की को आकर्षित नहीं कर पा रहा है और वो दूसरे के साथ घूमने लगी है। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जैसे वो कहते हैं ना कि तीर भाला हृदय पे, उसके दिल पे चुभ गए। और उसी समय उसने तय किया कि जिसका नाम शीबा चौधरी ने लिया है, जो हमारे उसके संबंधों पर टिप्पणी करते हैं, मैं सबको मारूंगा,
कोई क्या कर लेगा मेरा। और फिर उनको ऐसा घर बुलवा के उसने ऐसी हैवानियत की कि राक्षस भी डर से कांप जाए, शैतान भी रोने लगे ऐसी हैवानियत देखकर। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उस पूरे इलाके से, गुदड़ी बाजार के और आसपास के मोहल्लों के, कोतवाली के क्षेत्र से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। दिसंबर 2007 तक मैं एसपी सिटी मेरठ था और मेरठ से ही सीधे मैं यूएन के डिप्यूटेशन पर चला गया था। और जैसे ही ये घटना हुई 2008 में मई में, मैं उस समय तैनात था कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में। और मेरठ के हमारे बड़े अभिन्न मित्र, आज भी मेरे मित्र हैं, अभिषेक शर्मा, वो IBN 7 के संवाददाता हुआ करते थे। बहुत ही जुझारू पत्रकारों में उनकी गिनती होती थी। वो मुझसे कोसोवो भी बात किया करते थे इंटरनेट कॉलिंग से। मैं भी उनसे बात करता था जब कभी कभी मन नहीं लगता था, तो उत्तर प्रदेश की या देश की खबरों के लिए मैं उनसे संपर्क में था और भी कई लोगों से लखनऊ में संपर्क में था। तो उन्होंने अचानक मुझे मेल से एक वीडियो जो IBN 7 पे और बाकी जगह चली थी वो भेजी। मैंने उसको बहुत इत्मीनान से देखा और मैं सच बताऊं, मेरी भी रूह कांप गई। बॉडी की जो फोटोग्राफ्स उन्होंने भेजी थी अभिषेक ने, और जैसे वो बॉडी को ठूंसा गया था, ट्रैफिक को रोक कर टिग्गी में सीढ़ी से उठाकर घसीट कर, मतलब आप सोचिए, आप कल्पना करके ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो मैं इसी सोच में पड़ गया कि पैसे का घमंड कितना दिमाग पर चढ़कर बोल रहा है। दिन में 8 बजे सरेआम बॉडी निकालकर डिग्गी में भरना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि साहब तुरंत पुलिस को इत्तला कर दे। PCO उस समय घर घर खुले हुए थे कि साहब एक गाड़ी के नंबर फला हैं, उसमें 3 डेड बॉडीज़ भरी जा रही हैं और तीनों डेड बॉडीज़ में किसी की आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, सब अलग अलग पीसेस में करके उसे भरा जा रहा है। किसी ने भी पुलिस को इत्तला नहीं की। खड़ा पूरा सड़क ट्रैफिक की वजह से जाम था। शीबा पर यह आरोप है कि उसी के उकसाने पर यह हत्या हुई है। घर वालों ने जो FIR कराई उसमें शीबा पर यही आरोप लगाया गया। गिरफ्तार भी हुई और ट्रायल में वो भी एक अभियुक्त है। शीबा भी हर पेशी पर आती है और अभी लास्ट पेशी पर भी वो आई थी। अब देखना यह है, 24 जुलाई को शायद वो आई थी। अब देखना यह है कि 31 को क्या फैसला आता है और इसी फैसले में हाजी इजलाल और इन सारे अपराधियों के पैसे की ताकत का अंदाज़ा लग जाएगा, आपको भी और हमको भी। हम इसीलिए पहले आपको बता रहे हैं ताकि इसमें जो फैसला है वो आप भी देखेंगे, पढ़ेंगे और हम भी देखेंगे कि कितनी ताकत है पैसे में। मैं कोई टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैसला ही बता देगा कि हुआ क्या होगा। जान आप भी जाएंगे, कहीं इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फैसला देखते ही आप भी समझ जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।